बीइंग इन दिस मेडिकल फील्ड मैं समझता हूँ कि हेल्थ केयर सिस्टम का अगर फेलियर है कि हम लोगों तक हमारी नॉलेज और हमारी स्किल को नहीं पहुंचा सके, अगर वो डिजीज ट्रीटेबल है। समझिए कि कहीं भी जो जिस बीमारी का इलाज आज संभव है उसके लिए उस मरीज तक हम ना पहुंच पाए और उसको फैसिलिटी नहीं मिल पाए, तो दिस इज अ फेलियर ऑफ हेल्थ सिस्टम। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिशें है आँखों में, देश भर छा जाने की उम्मीद है, उम्मीद है, उम्मीद है, उम्मीद है। Inspiring stories of humans. नमस्ते मुकेश जी, नमस्कार आनंद जी। स्वागत है आपका हमारे टॉक शो अरब टॉक्स में। तो थोड़ा आप अपने बारे में बताएं ताकि हमारी जो ऑडियंस आपको देख रही है वो आपको पहचान सके। आनंद जी, राइट नाउ आई एम अ डायरेक्टर एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट एट गटानी हॉस्पिटल उदयपुर। बट मैं अपने बारे में अगर बात करूं तो बेसिकली आई बिलोंग टू अ लो मीडियम क्लास स्ट्रेटा फैमिली से। और जब 1980s में हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमारे घर में जो दादाजी वगैरह हुआ करते थे, तो महसूस किया कि घर में एक भी डॉक्टर नहीं है। तो अच्छा। बेसिकली आई वाज कीन टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। अच्छा। तो मेरे दादाजी ने मेरी कंडीशनिंग शुरू करी कि नहीं बेटा, घर में डॉक्टर होना चाहिए और हाँ, एक तुम तो चाहिए, ट्राई राइट। करो। हाँ, तो वो प्रेशर धीरे धीरे इतना माउंट हुआ कि घर के सब लोग कहने लगे कि नहीं यार, तू पढ़ने में ठीक है, तू ट्राई कर, तू डॉक्टर बन सकता है, तो घर में एक अच्छा। डॉक्टर बन जाएगा। हाँ, एंड उस टाइम फिर मेरा मेंटल मेकअप चेंज हुआ एंड देन आई ट्राइड फॉर दिस बायो स्ट्रीम। एंड फिर उसके बाद में आई एक्सेप्टेड दिस कि ईश्वर अगर चाहता है कि मैं इस काम को करूं, तो फिर मैंने पूरा तहे दिल से इस फील्ड में अपनी जान लगाई। एंड अल्टीमेटली आई कंप्लीटेड माई MBBS फ्रॉम SNMC मेडिकल कॉलेज जोधपुर। अच्छा। एंड देन आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर। अरे वाह। और उसके बाद में आई ट्रेन माई सेल्फ इन इंटेंसिव केयर एट अहमदाबाद एंड दिल्ली। एंड उसके बाद में प्रैक्टिस करने के लिए उदयपुर आया। ओके। एंड इनिशियल फेज में मैंने भंडारी चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो उदयपुर में एक ही हाँ हाँ हाँ, चाइल्ड राइट। सेंटर हुआ करता था, उसको ज्वाइन किया। अच्छा। एंड ग्रेजुअली देन आई ज्वाइन दिस गटानी हॉस्पिटल जिसमें आप अभी मैं राइट नाउ आई एम वर्किंग। सो अभी आपने जैसे कि मेंशन किया कि आप गट्टानी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, तो जो गट्टानी हॉस्पिटल है उसकी शुरुआत कैसे हुई? आनंद जी, 1980s की बात करें हम तो बेसिकली उदयपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स हुआ ही नहीं करते थे, मुश्किल से 2 या 3। और डॉक्टर शिव प्रसाद जी गड्डानी RNT मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट जॉब में थे सर्जरी में। तो उन्होंने पर्सनली महसूस किया कि जो क्वालिटी केयर हमें पेशेंट को देनी है और जो रिजल्ट सर्जरी में देना है वो नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज एंड जो भी लिमिटेशंस है गवर्नमेंट सेटअप की रहती है। देन ही डिसाइडेड सडनली वन फाइन मॉर्निंग कि यार मुझे गवर्नमेंट जॉब छोड़ना है। अच्छा। तो जब इन्होंने ये बात अपनी कलीग से शेयर करी तो सबने बोला यार गट्टानी क्या पागल हो गए, और है ना, इस जमाने में कौन गवर्नमेंट जॉब छोड़ता है, राइट। अभी दाल रोटी का आता पता नहीं है, जस्ट हमने कंप्लीट किया है, तो हाउ विल मैनेज दिस हॉस्पिटल इन प्राइवेट सेक्टर। बट वो जुनून था उनके दिमाग में कि मुझे उदयपुर में एक नई शुरुआत करनी है और मेरे को अपने जो पेशेंट्स हैं सर्जरी के उनको वो केयर प्रोवाइड करनी है जो जिसके लिए हमारे यहाँ के मरीजों को बॉम्बे या अहमदाबाद जाना पड़ता है। एंड विद दैट मिशन ही स्टार्टेड दिस सेटअप इन 1980। अच्छा। सो अभी आपने मेंशन किया शिव प्रसाद जी गट्टानी के बारे में, तो उनका हमने नाम काफ़ी सुना है, वो काफ़ी फेमस हैं, तो थोड़ा उनके बारे में बताइए। सही कह रहे हैं आनंद जी। उस जमाने में जब हम बात कर रहे हैं 1980s की, जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स हुआ ही नहीं करते थे उदयपुर में, देन इट टुक दिस डेयरिंग स्टेप टू स्टार्ट अ प्राइवेट सेटअप विद नो बैकअप। हाँ, राइट। तो बड़ा चैलेंजिंग था उनके लिए कि कैसे हम आगे बढ़े। बट चूंकि जुनून था उनके दिमाग में, तो उन्होंने जितनी भी तरह की जनरल सर्जरीज हो सकती है और कुछ कुछ कैंसर सर्जरीज भी उस जमाने में अच्छा। उन्होंने इस सेटअप में शुरू करी। और उस सोच के साथ कि जो भी बेस्ट केयर हो सकती है वो अपन प्रोवाइड करें विद मिनिमल कॉस्ट, हाँ, जिसके लिए लोग बाहर जाते हैं और एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और नहीं करा और पाते उस टाइम इलाज। के हिसाब से तो बहुत होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय के हिसाब से
लो कॉस्ट में बेस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विसेज उदयपुर में दे सकें। इस मिशन को उन्होंने अचीव करना शुरू किया एंड ग्रेजुअली ही रियलाइज कि इसको सर्जरी में जो लेटेस्ट एडवांसमेंट हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे, राइट। उनको भी वो उदयपुर में इनकॉर्पोरेट करे। अच्छा। तो उस समय तो इतने मेडिकल कॉलेज थे नहीं उदयपुर में, केवल एक आर मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने 1990 से 2000 के बीच में उदयपुर में गट्टानी एंडोस्कोपी रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर की स्थापना करी एंड आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एनिमल्स के ऊपर लाइसेंस लाकर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग स्टार्ट करी, जिसमें उनको काफ़ी फाइट करनी पड़ी एंड टुक दैट लाइसेंस। और पूरे इंडिया से लोग यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते थे। आप सोच के देखिए कि 1990 और 2000 की बात कर रहा हूँ मैं, जब लोग सोचते भी नहीं थे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या होती है। उस समय उन्होंने यहाँ पे ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, जिसमें पूरे भारत से सर्जन्स आते थे और यहाँ पर ट्रेनिंग लेते थे और फिर जाके अपने अपने फील्ड में वहाँ पे सर्विसेज देते थे। ये तो उनका केवल एक पार्ट है, जो विजन, जो जुनून उनका था। लेकिन दूसरा जो जनरल सर्जरी करते हुए उन्होंने डेवलप किया, धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज़ किया कि उन्होंने अपना एक स्पेशल फील्ड जिसको हम एनोरेक्टल सर्जरी बोलते हैं, लाइक एनएस और पाइल्स, फिशर, फिशुला, जो ये इस तरह की बीमारियां हैं जो कि एनल रीजन से जुड़ी होती है। इनमें उन्होंने देखा कि मरीज जो है वो इस पे बात करने से बताने से भी संकोच करता है, शेयर नहीं कर पाता फैमिली से। लेकिन उन्होंने उस समय वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि मरीज आए और आकर विद इन 2-3 आवर्स उसकी जांच हो जाती थी और सेम डे सर्जरी होकर 99% केसेस में सेम डे डिस्चार्ज कर देते थे। अच्छा। और कई बार मैक्सिमम पेशेंट को 24 आवर्स रुकना पड़ता। तो उस एरा में जहाँ 2-2 दिन तो जांचों में लग जाते थे और उसके बाद सर्जरी होती थी और उसके बाद डिस्चार्ज होता था पेशेंट, उस एरा के अंदर उन्होंने डे केयर सर्जरी शुरू करी थी इस फील्ड में। और फिर इस फील्ड में वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और उन्होंने एक टेक्निक ईजाद करी जिसका नाम था मॉडिफाइड क्रायो टेक्निक। उसके लिए भी उन्होंने पूरे भारत के सर्जन्स को यहाँ पर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करके ट्रेन किया और उस टेक्निक से, ताकि वो अपने अपने फील्ड में जाके वहाँ पे पेशेंट को सर्विसेज दे सके। तो दैट वाज द रीजन कि उनका नाम उदयपुर नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे भारत में काफ़ी एनोरेक्टल फील्ड के अंदर काफ़ी सम्मान से लिया जाता है। तो अभी आपने बेसिकली पाइल्स का जिक्र किया, तो जो ये वाली जो बीमारी होती है इसके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं और मतलब अगर पेशेंट को कब पता चलेगा कि वो उसको डॉक्टर के पास जाना है? अनंत जी देखिए, एक्चुअल में ये जो बीमारी है बेसिकली पाइल्स जिसको बोलते हैं, ये हमारी जो लैट्रिन का रास्ता होता है उसकी जो शिराएँ होती है, जो धमनियाँ होती है, उनमें सूजन हो जाती है। लाइक हम एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर, तो जैसे हमारे मसल्स बनते हैं और आपने देखा वेस प्रोमिनेंट हो जाती है। उसी तरह से जब मरीज लंबे टाइम तक कब्जी से बीमार रहता है तो प्रेशर पड़ के समय के साथ में जो लैट्रिन का रास्ता होते हैं उसकी जो शिराएँ होती है उनमें सूजन आ जाती है। उसी को हम लोग पाइल्स कहते हैं। बट साथ ही हम देखें, जब हम लैट्रिन के रास्ते की बात कर रहे हैं तो ये प्राइवेट पार्ट्स में आ जाता है। तो मोस्टली हमने देखा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और जो कल्चर है, बेसिकली हम लोग ऐसे किसी भी बात से शेयर करने से डरते हैं या संकोच करते हैं जो भी इस फील्ड से रिलेटेड है। राइट। तो दैट इज अ टैबू इन आवर सोसाइटी, हम लोग इस बारे में बात नहीं करते। राइट। एंड दैट इज द रीजन हम लोग इस फील्ड पे बहुत फोकस्ड है कि हम किस तरह से मोटिवेट करें लोगों को, किस तरह से जागरूक करें कि ताकि लोग अपनी बात किसी भी तरह से किसी माध्यम से हमसे शेयर कर सकें। साथ ही हमने जो दूसरा सवाल किया था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कब पाइल्स के मरीज को कॉन्टैक्ट करना चाहिए डॉक्टर को। तो होता क्या है बेसिकली इन इंडिया, बिकॉज बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल है मेडिकल शॉप्स पे, तो मरीज खुद ही सोच लेता है कि उसको पाइल्स है और वो शॉप्स में जाके ट्रीटमेंट लेता रहता है और इस चक्कर में फंस जाता है कि वो ठीक हो रहा है। तो आपके माध्यम से केवल मैं अपने दर्शकों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कभी भी जब आपके मन में ये आ गया कि पाइल्स हो रहा है आपको, तो सबसे पहले चलो मान लिया, 1 दिन मान लिया, 2 दिन मान लिया, 5-7 दिन हमने दवाई ले ली, लेकिन फिर आपको नहीं समझ आ रहा है कि यार मुझे क्या हो रहा है, मेरे लैट्रिन के रास्ते में क्या दर्द है, सूजन है, क्या चीज़ है। तो सबसे पहला जो मेरा मैसेज है कि आप अपने फैमिली फिजिशियन से कांटेक्ट करिए, बिकॉज बहुत मुश्किल होता है ये समझाना कि कैसे आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे। बिकॉज मैं आपको फिर शॉर्टकट बताऊँगा, फिर आप उस शॉर्टकट में फंस जाएंगे। सबसे पहले आप एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर से कांटेक्ट करिए, उससे अपनी बात को शेयर करिए। ज़रूरी नहीं कि वो फर्स्ट हैंड पे जाते ही आपको प्राइवेट पार्ट्स चेक करेगा, आप उससे केवल अपनी प्रॉब्लम्स बताइए
वो आपको बताएगा कि आपको क्या हो रहा है। फिर भी मैं कुछ पॉइंटर्स आपको दे रहा हूँ, लाइक जैसे आपको अगर लैट्रिन के वक्त में ब्लीडिंग हो रहा है, आपको दिन भर लैट्रिन के रास्ते पे हैवीनेस हो रही है, आपको लैट्रिन करने के बाद पहले दिन भर वहाँ पे जो लैट्रिन वाली जगह है वहाँ पे दर्द रह रहा है, आपको लगता है कि कुछ लैट्रिन वाली जगह पे बाहर आ रहा है भाग, ऐसी किसी भी स्थिति में हमें डॉक्टर से संपर्क करना ही चाहिए, ताकि किसी ऐसी बीमारी से जिसका इलाज आज संभव है उसको हम ऐसी में ना कन्वर्ट कर दें जिसका इलाज संभव नहीं है। सो यूजुअली हम देखते हैं कि जो मरीज होता है उसको डर रखता है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे और वो ऑपरेशन वगैरह कर लेगा, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आनंद जी, सही बात है। पहले तो ये डर तो वाजिब है बिल्कुल, बट वापस इसका एंड बड़ा फनी है, कोई पकड़ के कुछ नहीं कर सकता, राइट। है ना? क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप कोई भी आए जाए, आप आओ और मैं पकड़ के आपको ऑपरेशन करूँ। हाँ, लेकिन दूसरी चीज़ हमें ये समझनी पड़ेगी कि जो पाइल्स है, पहले तो ये है कि डॉक्टर के पास जाने के दो फायदे हुए। एक तो ये कि हमें ये पता पड़ गया कि हमें पाइल्स है या उससे रिलेटेड कोई और बीमारी है, नंबर 1। दूसरा, जब आप डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपको समझाएगा कि आपको पाइल्स किस ग्रेड का है, लाइक इसकी अच्छा ग्रेड 1, ग्रेड 2, ओह, ग्रेड 3, ग्रेड 4, इसमें ये भी होता है? राइट। अच्छा, उसके बारे में बताएं, ग्रेड और इसके। तो लाइक ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को हम लोग माइल्ड कैटेगरी में रखते हैं, अच्छा, और ग्रेड 3 और ग्रेड 4 जो है वो सीवियर कैटेगरी होती है। ठीक है, लाइक ग्रेड 1 और 2 ऐसा बोले कि लाइक आप लैट्रिन कर रहे हैं तो आपके रास्ते से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है, और अगर बाहर आ भी रहा है तो वो अंदर ऑटोमेटिकली चला जाता है। लेकिन ग्रेड 3 होती है जब आपका पाइल्स, या जिसको अपन देसी भाषा में मस्सा या बवासीर बोलते हैं, तो जब आप लैट्रिन में प्रेशर करते हैं तो वो पाइल्स जो मास होता है वो चूंकि सूजा हुआ है ना, तो वो बाहर आ गया। तो अच्छा, आपको जो आप लैट्रिन करते हैं तो उसके बाद उसको अंदर डालना पड़ता है। अच्छा, दिस इज ग्रेड 3। एंड ग्रेड 4 वो है जब वो बाहर निकल गया तो बाहर ही पड़ा रहता है, आप कोशिश करोगे तो भी उस मास को अंदर नहीं कर सकते। नॉ दीज 2 स्टेजेस, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 आर सीरियस। तो जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो आपको ये तो पता पड़ जाता है कि यार किस हाँ, ग्रेड का है। हाँ, अब बात आती है कि हम क्या करें, हमें ग्रेड पता पड़ गया तो 90% केसेस होते हैं दिस आर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2, जिनमें हम लोग ऑपरेशन इनिशियल स्टेज में नहीं करते, बल्कि हम एडवाइसेस देते हैं कि आप किस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करें, जो भी हम बताएं उनको फॉलो करें, कुछ मेडिकेशन लें, ताकि आप उस पाइल्स की जो प्रोग्रेस है उसको रोक सकें और ऑपरेशन से बच सकें। और अगर वो ग्रेड 3 या 4 है तो हम आपको बताते हैं कि ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑपरेशन के। आप क्रायो करवा सकते हैं, आप लेज़र करवा सकते हैं, आप स्टैपलर करवा सकते हैं, आप टाइम लें थोड़ा सा, लेकिन समय रहते इसका ट्रीटमेंट करवाएं ताकि वो विकराल रूप ना ले ले। राइट। और अगर ग्रेड 4 है तो अनंत जी, ना मैं ना आप उसकी कोई मदद नहीं कर सकते, बिकॉज ऑपरेशन इज द ओनली सॉल्यूशन। तो जो गटानी हॉस्पिटल है वो 43 ईयर्स से इसी फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, तो आप कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको यूज़ करते हो फॉर द ऑपरेशन थिंग? आनंद जी, देखिए मैंने अपनी प्रीवियस क्लिप्स में भी बताया, लाइक हम लोग जो डॉक्टर स्वर्गीय डॉक्टर शिव प्रसाद जी गटानी जो कि फेमस एनोरेक्टल सर्जन थे, उन्होंने उस समय जो भी अवेलेबल टेक्निक्स थी उस पर जो भी उनको पढ़ाया जाता था और जो भी उन्होंने सीखा था, वो अलग अलग टेक्निक्स उन्होंने उस समय यूज़ करी पेशेंट्स में। एंड फाइनली धीरे धीरे उन्होंने उस समय कुछ टेक्निक्स को मिक्स करके एक टेक्निक ईजाद करी थी जिसका नाम हम मॉडिफाइड क्रायो टेक्निक बोलते हैं। लाइक इस टेक्निक में हम लोग बैंडलाइगेशन, क्रायो, एक्सीजन, इस तरह की जो 2-3 टेक्निक्स हैं उनका एक कॉकटेल रिजीम है जिसका एक कॉम्बो हम बनाते हैं, और उसको कितना यूज़ किस पेशेंट में करना है वो एक कस्टमाइज प्रोसीजर होता है। एंड दैट्स हाउ हमने समय के साथ इस फील्ड के अंदर ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट्स के साथ में काम करना शुरू किया। अच्छा, तो दिस मॉडिफाइड क्रायो टेक्निक है वो डॉक्टर साहब ने खुद ने डेवलप करी, और उसी में उन्होंने काफ़ी सर्जन्स को ट्रेन भी किया। बट जैसे जैसे इवॉल्व हुई साइंस, हाँ, समय निकलता गया और नई टेक्निक्स भी आई, उनमें लाइक लेज़र अवेलेबल है आज की तारीख में, स्टैपलर टेक्निक है जिसको हम MIPH कहते हैं, मिनिमल इन्वेसिव थोड़ा सा टेक्निक। एक्सप्लेन कीजिए जो आप टेक्निक्स बता रहे हैं आसान शब्दों में। तो लाइक मॉडिफाइड क्रायो तो मैंने आपको बताया हाँ, कि क्रायो जो है वो उसमें बेसिकली हम लोग जिसको देसी भाषा में या आम भाषा में ठंडी मशीन कहा जा सकता है, तो उसमें जो पाइल मास होता है उसको हम फ्रीज करते हैं, लाइक ठीक है ना, तो उसको बर्फ की सिल्ली की तरह लाइक हमारे पास जो गन होती है ओके, उसमें से नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है और उसको फ्रीज करती है, अच्छा, तो पाइल मास को उसी लेवल पे
जहाँ पे होता है धीरे धीरे श्रिंक करती है अच्छा और वो उसको बेस से गिरा देती है, ओके ठीक है ना। दिस इज अ क्रायो टेक्निक। और जो दूसरी टेक्निक्स मैं बता रहा हूँ आपको, लाइक लेजर अवेलेबल है। तो लेजर में बेसिकली एक गन होती है जिसमें हाई बीम होती है हाई बीम होती है, ओके तो वो उसके टिश्यू को जो है वहाँ पे जाकर उसको तोड़ और देती है उसको जो है वो ट्रीट करता है और वो धीरे 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 वो श्रिंक हो जाता है टिश्यू ओके और ऑटोमेटिकली वहाँ से पिल ऑफ हो जाता है। जैसा कि अब पथरी में देखते हैं सेम उसी राइट टाइप राइट, से पथरी में पथरी को तोड़ दिया जाता है। हाँ यहाँ पे तोड़ने जैसा नहीं, बट टिश्यू जो अच्छा बढ़ चुका है उसको हम ओके रेज जो है वो कम कर देते ट्रीट करती है और धीरे धीरे वो श्रिंक होके और नेक्रोज होके गिर जाता है। और लाइक उसी तरह से दूसरी जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टेपलर टेक्निक, लाइक जैसे हम पेपर पे स्टेपलर लगाते हैं उसी तरह से पाइल के ऊपर एक एडवांस स्टेपलर होता है, ओके है ना। बट दीज टेक्निक्स आर कॉस्टली, लाइक स्टेपलर जो इटसेल्फ कॉस्ट अराउंड 25,000 रुपीज फॉर अ सिंगल पेशेंट। अच्छा तो वो इस वजह से इतना पॉपुलर भी नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ आवर हाँ सोसाइटी एंड देयर लिमिटेशन। पहले से ही लोग झिझक रहे हैं बताने में और फिर राइट राइट। तो बट उसमें क्या होता है, बेसिकली स्टेपलर होता है और वो पाइल में उसको पकड़ के और स्टेपल कर देते हैं, तो जो एक्स्ट्रा मास है वो बाहर निकल जाता है और जो बेस होता है उसको बिल्कुल जैसे अपन सिलाई करते हैं उस तरह से सिलाई हो जाती है ऑटोमेटिक। एंड दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक एंड विद वेरी गुड रिजल्ट्स। तो ये नई टेक्निक्स समय के साथ इवॉल्व हुई और वो मॉडिफाइड क्रायो टेक्निक से थोड़ी बेहतर है लेकिन कॉस्टली है। इस वजह से हम डिसाइड करते हैं किस पेशेंट में क्या करना है और उस तरीके से पेशेंट की पॉकेट और उसकी चॉइस के हिसाब से और कस्टमाइज करके व्हाट इज़ बेस्ट फॉर द पेशेंट उसको हम पेशेंट में ऑप्ट करते हैं। सो जैसा कि आप पिछले 43 ईयर से इंडस्ट्री को रूल कर रहे हैं और नंबर 1 है, तो ऐसा क्या है गट्टानी हॉस्पिटल में जो उसको जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं उससे अलग करते हैं? तो अनंत जी मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि हम ही नंबर 1 पे हैं, मेरे सारे कलीग्स जो अच्छा काम कर रहे हैं सारे ही नंबर 1 पे हैं, है ना। और जैसा मैंने आपको बताया था कि बेसिकली आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, हाँ इनिशियली आई वाज गुड इन मैथमेटिक्स, बट जब मैंने हमारी फैमिली की एडवाइस से इस प्रोफेशन को ऑप्ट किया तो उसी टारगेट को लेके किया कि भगवान ने मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं उन लोगों की मदद कर सकूं Right. जो कि ज़रूरतमंद है और दर्द में है। तो जब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है और उस स्किल को हमने अचीव किया है तो क्यों ना इसको सही दिशा में ही लगाया जाए। हाँ राइट तो किस तरह से हम लोग इस काम को मुकाम पे पहुंचाते हैं उसके लिए मैं खाली आपको कुछ बताना चाहूँगा कि हाउ इट इज़ डिफरेंट टू सर्व द पेशेंट। तो कभी भी जब पेशेंट अप्रोच करता है, कोई भी दर्द में है, तकलीफ में है, तो सबसे पहले वो डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करता है। तो लाइक आज जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो आपसे फ़ोन पे कॉन्टैक्ट करेगा। हाँ तो फर्स्ट वहीं से शुरू हो जाती है आपकी जो टारगेट है, जो आपको पेशेंट को कंफर्ट देना है वो। तो अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं उसको इतना कंफर्टेबल कर देते हैं कि वो आपकी प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम को ढंग से आराम से बता बता दे, दे हाँ राइट तो वहीं से आपका कनेक्ट चालू है। हाँ एंड दिस कनेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहीं से मैंने बताया कि आपका फर्स्ट कॉन्टैक्ट वहीं से चालू हुआ, तो वहाँ पे उसको कंफर्टेबल करना और उसको मोटिवेट करना ताकि वो आपसे आके मिले। राइट एंड वंस द पेशेंट अप्रोचेस टू अ हॉस्पिटल तो आपके गेट से ही सारी चीज़ चालू हो जाती है। लाइक आपका जो चौकीदार है वो किस तरह से उससे बात कर रहा है, हाँ आपका रिसेप्शन उससे कैसे ट्रीट कर रहा है। राइट दीज 2-3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जिसको हम लोग डॉक्टर के ignore पास तो करते हैं। बाद में जाएगा, पहले ये Right, वाला right, जाएगा right. प्रोसेस राइट तो देन कम्स कि डॉक्टर और पेशेंट का कॉन्टैक्ट, हाँ जिस पे हम लोग फोकस करते हैं कि वी गिव अ डिटेल काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट, से उसको कंफर्टेबल करते हैं, उसको उसकी बीमारी के बारे में पूरा बताते हैं एंड वो ट्रीटेबल है और मेडिकली ट्रीटेबल है या सर्जिकल है, उसको कंफर्टेबल बना के और बात करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि आज का आज इमरजेंसी हो गई और अभी तुम नहीं अभी का भी करोगे एडमिट हो जाता तो हाँ हूँ कि अभी नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे और तुम हाँ बर्बाद हो जाओगे और तुम्हारा ये नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा कुछ डरावना उस सफ़र को हम बहुत कंफर्टेबल बनाते हैं एंड पेशेंट को पूरी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपने कॉन्शियस अपने स्वयं के विवेक से सोचे कि उसे क्या ऑप्ट करना है। इसके बाद सफ़र शुरू होता है कि लाइक पेशेंट डिसाइड करता है कि यार सर्जरी करवानी है सर मेरे को, तो देन कम्स आवर टीम रोल। अच्छा उसके बाद में हमारी जो सिस्टर्स हैं उनका उससे कॉन्टैक्ट होता है, तो वी ट्रेन आवर सिस्टर्स कि वो एक ह्यूमन टच दे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द डिजीज़ पार्ट, राइट है ना। बिकॉज एक चीज़ जो मैं आपको शेयर करूँगा कि लाइक बीमारी को ठीक करना या ना करना हमारे हाथ में नहीं है ना। हो सकता है बीमारी ठीक हो या ना ना हो, हो लेकिन जिस ढंग से हम पर्सन को अप्रोच करते हैं तो बीमारी अगर ठीक भी ना हो ना, लेकिन
मरीज हमेशा दुआएं देता है कि यार आपके यहाँ पे हमें बात करके आपका जो स्टाफ है उसका रवैया इतना अच्छा था कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हुई या किसी वजह से कोई कैजुअलिटी हो भी गई तो भी आपको क्रेडिट स्कोर हमेशा पॉजिटिव में मिलते हैं। हाँ तो बीमारी आपके हाथ में नहीं, लेकिन मरीज को कैसे ट्रीट करना है वो आपके हाथ में है। तो जब इसमें आगे बढ़ते हैं तो जो हमारी सिस्टर का कॉन्टैक्ट होता है मरीज से, तो उस कंपैशनेट केयर देती है उसको, उसकी सारी बात सुनती है, उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सुनना और उसको हम तक पहुंचाना, ठीक है ना। अब यहाँ आता है टीम वर्क कि कितना फास्ट और कितना एक्यूरेट वो मरीज की बात को हम तक पहुंचाए हाँ और हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उससे वो मरीज को ट्रीट करे। तो दिस कॉम्बो है वो कितना फास्ट है, कितना टाइम मिनिमम टाइम लेता है और कितना सही आप उस पर एग्जीक्यूट कर पाते हो, दैट इज द की पार्ट इन द रिजल्ट। आप ये देखेंगे कि बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे मशीन्स बहुत सारी है, लेकिन दिस पार्ट इज लेकिंग राइट कि पेशेंट, नर्सिंग स्टाफ और वही। डॉक्टर के बीच में कितना फास्ट और एक्यूरेट कम्युनिकेशन है। तो दिस इज हाउ वी आर एबल टू गिव अ वेरी गुड रिजल्ट्स। अगेन जब हम आगे बढ़ते हैं तो सर्जरी के बाद हियर कम्स द पोस्ट ऑपरेटिव केयर, कि जब ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद उसकी आप केयर क्या कितनी करना है, इंपॉर्टेंट है, हाँ राइट है ना। जब एक चैप्टर से आप निपट गए तो फिर आता है हाँ। केयर। तो बहुत छोटी से छोटी जो पेशेंट के सवाल होते हैं उनको कभी भी ध्यान आ जाता है, लाइक सुबह आ गया, दिन में आ गया, रात को 2 बजे भी आ गया, तो आवर टीम इज रेडी 24/7 टू आंसर ईच एंड एवरी सिंपल एंड पिटी क्वेश्चन। हाँ तो मरीज को लगता है नहीं हम कितने सहज हैं और हम अपनी बात डॉक्टर से शेयर कर पा रहे हैं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम जो हो सकता है कि पेशेंट के लिए नॉर्मल हो लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, लेकिन हमने वो प्लेटफॉर्म दे रखा है कि वो हमसे शेयर करते हैं। राइट एंड दैट्स व्हाई वी कैन अवॉइड द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द सर्जरी। उसके बाद पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो उसकी प्रॉपर काउंसलिंग होती है, एंड नॉट ओनली डिस्चार्ज, इवन डिस्चार्ज के बाद में भी हम मरीज को 1 महीने तक रेगुलर फॉलोअप करते हैं। हमारे यहाँ से हमारी टीम के फ़ोन कॉल्स जाते हैं उनके पास में, वेदर दे आर टेकिंग मेडिसिन्स, और उसकी जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है उसको वो अपने नियर बाय डॉक्टर से बात करके सॉल्व करे। और इस तरह से जब हम उसको फॉलोअप करते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहता है, उसका मोरल अप रहता है, Right. एंड दैट्स हाउ वी कैन गिव और इसी के साथ साथ वर्ड ऑफ माउथ भी हो जाता है। राइट। वो तो होना ही, अगर आप अच्छे काम करेंगे तो हाँ। उसके लिए हमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। सो जब भी जो भी मरीज़ वगैरह जो है आपके पास आता है तो उसको एक जो क्वेश्चन होता है वो खटकता है कि जो ऑपरेशन की जो कॉस्ट होगी वो बहुत हाई होगी। तो ऐसा क्यों होता है, ऑपरेशन की कॉस्ट इतनी हाई क्यों आती है इसकी? बहुत सही सवाल किया आनंद जी आपने, क्योंकि गटानी हॉस्पिटल का जब भी नाम लेते हैं तो जो आम पब्लिक में एक धारणा है कि वहाँ जाएंगे तो इलाज बहुत महंगा है, हाँ एंड दूसरी जगह पे इतना सस्ता इलाज हो रहा है तो वहाँ इतना महंगा क्यों। हम लोग भी सोचते हैं, आप सही कह रहे हो बिल्कुल, कि कॉस्ट क्यों ज़्यादा है और कैसे हम कम कर सकते हैं, हाँ और किस तरह से हम लोग एक मास तक पहुँचे। लेकिन हेल्थ की जब बात करते हैं, जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, तो एक जो ख्याल मेरे दिमाग में आता है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि माना कि मैं एक मरीज को ठीक कर रहा हूँ तो मैं दुनिया तो नहीं बदल सकता। माना कि एक मरीज को ठीक कर रहा हूँ तो मैं दुनिया तो नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ उस मरीज की दुनिया ज़रूर बदल सकता हूँ। राइट तो इस जब गोल को हम आगे लेके चलते हैं ना, तो आप सोच के देखिए, हम लोग बहुत छोटी छोटी लग्जरी में, बहुत रिचुअल्स में हमारा पैसा कितना ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन जब हमारी हेल्थ की बात आती है तब हम सबसे पहले कॉस्ट की बात करते हैं। राइट एंड ये आपको, मेरे को और जितने मेरे ऑडियंस है सबको पता है कि बिना पैसा दुनिया में कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं हो सकती। यू वांट टू टेक आप एक अच्छी चाय पीना चाहते हो, एक आप अच्छी रोटी खाना चाहते हो, अगर आप एक अच्छी मूवी देखना चाहते हो, हर चीज़ का एक पैसा लगता है। तो जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो हाउ द गटानी हॉस्पिटल इज़ फोकसिंग ऑन क्वालिटी। तो जो भी पेशेंट होता है ना हमारे लिए, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक आम आदमी से हटके, तो हम उसका पूरा काउंसलिंग करते हैं नंबर 1। उसके बाद में उसका हम थोरो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अच्छा ताकि कुछ छूट ना जाए कि वो हाँ लेके तो आया अपाइस और हमने अपाइस कर दिया और बीमारी कुछ और। तो नाउ द एरा हैज चेंज्ड, हमारे पास में गैजेट्स अवेलेबल हैं, हम जांचें करवा सकते हैं मरीज की, तो वाई टू गो फॉर अ शॉर्टकट। तो हम लोग सारा डिटेल इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। वी टेक ऑल द वी फॉलो ऑल द इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स फॉर ऑपरेशन थिएटर्स। भाई किस तरह से
ऑपरेशन थिएटर की हाइजीन मेंटेन करना है, हाँ किस तरह से उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना है, राइट क्या मेडिसिन जो लेटेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट पे कम हो, तो मैक्सिमम बेनिफिट पेशेंट को मिल सके। आज सिर्फ कॉस्ट कम करके उस बेनिफिट को मैं पेशेंट तक ना पहुंचा पाऊँ, तो दिस इज़ रॉन्ग ऑन माई पार्ट। राइट ठीक है, अगेन जो मैंने आपको बताया कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द टाइम इज़ मनी। सर जहाँ पे आप हर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, आप 24/7 अवेलेबल हो, एक डॉक्टर से पेशेंट डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, दैट प्लेटफॉर्म इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड। बात बहुत लोग करते हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म बहुत कम हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करवा पाते हैं। उनमें से मैं बोलूँगा कि गटानी हॉस्पिटल इज़ वन ऑफ द हॉस्पिटल जो कि पेशेंट से डायरेक्ट टच में रहता है। एंड फाइनली जो मैंने आपको बताया था कि इवन नॉट दिस सर्जरी इज़ द ओनली जो हमारा ब्रेड एंड बटर है, हम उसकी सर्जरी के बाद में उसको घर तक फॉलोअप करते हैं 1 महीने तक, जब तक कि वो पूरा ठीक नहीं हो जाता है। राइट उसकी हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम का, हर छोटी छोटी क्वेरी का जवाब डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, कंसल्टेंट के द्वारा दिया जाता है, एंड दैट इंक्रीजेज द टोटल कॉस्ट। एंड फाइनली द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि हम केवल कॉस्ट लेके ट्रीटमेंट करते हैं। वी हैव आवर ट्रस्ट दैट इज बिलासी देवी गट्टानी चैरिटेबल ट्रस्ट। अच्छा उसके माध्यम से हम लोग समय समय पर कैंप का आयोजन करते हैं जिसमें हम बहुत सब्सिडाइज रेट पे पेशेंट्स का ऑपरेशन करते हैं। इवन कई बार हम लोग फ्री कैंप्स का भी ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ मरीज को कुछ भी पे नहीं करना होता है। बट एक चीज़ कि वो मरीज जेन्युइन होना चाहिए, हाँ इट शुड बी जेन्युइन पुअर और नीडी पेशेंट, राइट है ना। कई बार हमें लगता है कि यार हम जो बहुत वेल अफोर्डिंग पेशेंट्स उनका भी फ्री में कर रहे हैं, वो मुझे कभी भी समझ नहीं आता वाई अफोर्डेबल पेशेंट शुड टेक फ्री Right. सर्जरी। तो एंड बिकॉज दिस इज आवर हॉस्पिटल, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल, तो इवन डे टू डे प्रैक्टिस में भी हमारे पास कई बार इवन जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग आते हैं, तो वी डायरेक्टली प्रोवाइड द सर्विसेज एंड लो कॉस्ट। तो ऐसा नहीं है, वी आर अवेलेबल टू ऑल काइंड ऑफ स्टेटस। हम गरीबों के लिए, ज़रूरतमंद के लिए हमेशा अवेलेबल है। और आपके माध्यम से वापस ये मैं बात श्रोताओं तक पहुंचाना चाहता हूँ कि कभी भी इवन आपको भी एनर्जी लगे कि यार ये पुअर पेशेंट है, ये हमारा गार्ड है, इसके पास में नहीं है फैसिलिटी, आप जस्ट कॉल करिए, विल डेफिनेटली गिव आवर बेस्ट ऑफ द सर्विसेज विद क्या वेरी बात लो है। कॉस्ट। सो अब जो फ्यूचर में है, जो गट्टानी हॉस्पिटल है, वो क्या अप्रोच लेके चल रहा है और उसका विजन क्या है आगे फ्यूचर का? बिल्कुल सही पूछा आपने अनंत जी, और ये सवाल हमेशा परेशान करता रहता है कि क्या नया करें, हाँ क्या अलग करें? क्या अलग करें और इसको कैसे आगे बढ़ाएं। तो बीइंग इन दिस मेडिकल फील्ड, मैं समझता हूँ कि हेल्थ केयर सिस्टम का अगर फेलियर है कि हम लोगों तक हमारी नॉलेज और हमारी स्किल को नहीं पहुँचा सके, अगर वो डिजीज ट्रीटेबल है। समझिए कि कहीं भी जो जिस बीमारी का इलाज आज संभव है, उसके लिए उस मरीज तक हम ना पहुंच पाए और उसको फैसिलिटी नहीं मिल पाए, तो दिस इज अ फेलियर ऑफ हेल्थ सिस्टम। तो इस विजन को दिमाग में रखते हुए हम अब हमारी जो प्लानिंग्स है उसमें हमने बहुत स्पीडली हम चेंज कर रहे हैं, और आने वाले समय में वी आर मेकिंग अ मॉड्यूल बेस वर्किंग। तो हम लोग जो हमारा गट्टानी हॉस्पिटल का जो वर्किंग मॉडल है उसको हम एक मॉड्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे कि हम उसको एक सिस्टमेटिक वे में अप्रोच कर सकें, और जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको हम हमारे सेंटर पे बुलाकर ट्रीट कर मतलब उनको ट्रेनिंग्स दे सकें, ताकि वो जहाँ भी हम चाहें, हाँ रिमोटेस्ट ऑफ द एरिया में भी और हायर साइड में भी, अगर हम चाहें कि बड़ी सिटीज़ में भी जाना है, तो हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो स्किल है, उसको हम बड़े स्तर पर पहुंचा सकें, एक लार्ज स्केल पे ले जा सकें। राइट उस सोच को ध्यान में रखते हुए वी हैव डेवलप्ड गट्टानी हॉस्पिटल्स एंड गट्टानी पाइल्स हॉस्पिटल्स। तो ये दोनों ही हमारी चेंज रहेगी आने वाले टाइम में। जो गट्टानी हॉस्पिटल्स है, दिस इज़ अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन, एंड गट्टानी पाइल्स हॉस्पिटल जो मैंने बताया कि हम सालों से, स्पेसिफिक जो आपकी हाँ, जो हम niche बताया है, कि right. जो हम 40-43 सालों से इसी फील्ड में हाँ। काम कर रहे हैं, तो उसको हम मॉड्यूल बना के और रिमोटेस्ट ऑफ द एरिया में भी पहुँचाएँ, और उसको मॉड्यूल बेस वर्किंग में पहुँचाएँ, और उसमें हम जिन बातों का ध्यान रखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जो भी हमारी स्किल है, जो हमारी सर्विसेज है, वो असेसेबल रहे,
हाँ एक आम जन तक पहुंचे, राइट कि वो हम उनके रीच में हो कि हम गटानी हॉस्पिटल की फैसिलिटी यूज़ कर पा रहे हैं। सेकंड, वो अफोर्डेबल हो, जैसा कि पहले भी आपने मेरे को रखी बात की काफ़ी महंगा है, हाँ तो हम उस पर भी वर्क कर रहे हैं कि कैसे हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और हमारी सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। हाँ साथ में क्वालिटी केयर विच इज़ Right. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम, कि उस क्वालिटी को बिना गिराए, हाँ बिना है ना, गिरा, क्वालिटी right. को मेंटेन करते हुए पहुंचा सकें। साथ ही जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है सेक्टर में, उसको भी हम इनकॉर्पोरेट करें हमारे साथ में, ताकि मरीज को वो सारी चॉइसेस अवेलेबल रहे। जैसा मैंने आपको बताया कि आज तक हम मॉडिफाइड क्रायो टेक्निक से कर रहे थे, जिसके रिजल्ट 100% है स्टिल, क्योंकि नाउ द क्लाइंट्स आर अवेयर विद द नॉलेज। तो किसी को लेजर की रिक्वायरमेंट है, किसी को स्टेपलर करवाना है, हाँ किसी को रबर बैंड लाइगेशन करवाना है, तो पेशेंट को अवेयरनेस है, तो वो फैसिलिटी सारी हमारे पास अवेलेबल है, तो चॉइसेस अवेलेबल रहे। लेकिन साथ ही हम पेशेंट को ये बता सकें कि उसके लिए क्या बेस्ट है, हाँ हाँ आउट ऑफ दिस बास्केट व्हाट इज बेस्ट फॉर द पेशेंट, दैट इज आवर ड्यूटी टू टेल हिम कि दिस इज द बेस्ट टेक्निक विच इज अवेलेबल फॉर यू। तो दिस इज आवर मिशन, दिस इज आवर विजन ऑल्सो, टू प्रोवाइड द एक्सटेंशन ऑफ द गटानी हॉस्पिटल सर्विसेज टू द इंडिया एंड इवन अब्रोड ऑल्सो। और अगर हम अब्रॉड की बात करें तो कहाँ कहाँ आपने सोचा है? हम जो लेके चल रहे हैं प्लानिंग की नेक्स्ट 1 ईयर में, हम लोग सबसे पहले मॉक ड्रिल के तौर पे हम लोग हिंदुस्तान में 25 सेंटर्स खोलने का प्लान कर रहे हैं, अच्छा वाह, और अगले 2 से 2.5-3 सालों में हम लोग सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान में कम से कम 100 सेंटर्स खुले। और अब्रॉड की जहाँ तक बात करें तो जो हमारी नियर बाई कंट्रीज है इनिशियल, हम श्रीलंका है, नेपाल है और राइट, कुवैत है, हाँ। इन कंट्रीज में हम लोग पहले जाना चाहेंगे। थैंक यू सर हमारे शो पर आने के लिए। हरन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना कीमती समय आपका निकाला और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी बात इस सोशल मीडिया के माध्यम से अपने ऑडियंस तक पहुंचा सकूं। बिकॉज हमारे एरा में तो केवल पेपर और यही हुआ करते थे, एंड दीज थिंग्स आर वेरी कॉस्टली, Right. बट नाउ डेज दीज मीडियाज आर अवेलेबल, एंड जैसा कि अभी यूथ है, दिस इज़ वेरी इंक्लाइन टुवर्ड्स दिस सोशल मीडिया, तो अगर हम इन माध्यमों को ऑप्ट करते हैं तो शायद हम हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, पूरे And वर्ल्ड तक पहुंचा पूरे सकेंगे। वर्ल्ड तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कि अब तो दुनिया, मतलब वर्ल्ड इज असेसिबल टू अस, एंड ये प्लेटफॉर्म चूँकि आपके माध्यम से मुझे मिला है, आई विश कि ये जो आपकी शुरुआत है, जो आपने ये पहल करी है कि हेल्थ केयर सेक्टर की बात आप लोगों तक पहुंचा सको, दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आई अप्रिशिएट दिस एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप थैंक यू। इस तरह की एक्टिविटीज़ फ्यूचर में भी करते रहें, और भी हमारे कलीग्स हैं उनको भी बुलाएं और उनकी बात भी लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अनंत जी।